एक गुफा के अंदर एक आदमी ने अपने सामने खून से लथपथ शख्स को बड़े गुस्से में देख रहा था। उस आदमी के हाथों में भी बहुत सारे खून लगे हुए थे, जिसे देखकर साफ पता चला था उस आदमी ने ही जमीन पर पड़े हुए शख्स को मारा। जमीन पर पड़ा आदमी तड़प रहा था, क्योंकि घायल होने के बाद भी उस पर गर्म पानी फेंके जा रहे थे। उसे देखकर लग रहा था ना जाने कितने जानवरों ने उसे कतरा हो। कुर्सी पर बैठा शख्स गुस्से में जमीन पर पड़े आदमी से कहता, तुमने गलती कर दी। मेरे बेटे के पास जाकर तुम्हें क्या लगा था मैं उस समय तुम्हें इतनी आसानी से छोड़ दूंगा? मैंने पहले ही तुम जैसे मीडिया वालों को वार्न करके रखा था। मेरे बेटे के सामने कभी भी उस औरत का नाम नहीं लोगे, लेकिन तुम लोग अपनी बातों से बाज नहीं आते हो। उसका अंजाम आज तुम्हें देखने को मिल रहा है। तुम्हारी सजा तो मौत होगी। मैं तुम्हें मौत से बदतर जिंदगी दूंगा। ये कहकर वह आदमी अपने हाथ में रखा रोड उठाया और जमीन पर पड़े शख्स के सर पर मार। एक जोर से चीख आवाज निकली, पर वह आवाज कुछ देर तक रही, क्योंकि वह आदमी मर चुका था। अपने हाथ में रखे रोड को उस आदमी ने जमीन पर फेंककर अपने सामने खड़े सारे गार्ड को एक नजर देखा और कहने लगा, इसकी लाश को एक गंदी नाली में फेंक दो ताकि जानवर अपना पेट भर सके। उस आदमी की बात सुनकर सभी गार्ड घबराकर उसकी बातों को मानकर जमीन पर पड़े शख्स को लेकर चले गए। सभी गार्ड के जाने के बाद वहां मौजूद 10 गार्ड और महजूद थे जो सर झुकाए वहां खड़े थे। उन सब में से किसी की हिम्मत नहीं हुई थी वह उनके पास आए, लेकिन एक शख्स था जो उस आदमी के पास आने की हिम्मत रखता था। वह शख्स उस आदमी के पास आया और पानी की बोतल उसके हाथों में देते हुए कहता, तन्मय, तुम्हें कितनी बार कहा है यहाँ मत आया करो, लेकिन तुम हो कि मेरी बात मानते ही नहीं हो। अब घर जाकर माँ को क्या जवाब दोगे? अगर उन्होंने तुम्हें ऐसी हालत में देख लिया तो पक्का समझ जाएगी तुमने फिर किसी का खून किया है। तुम्हें अब जल्दी से घर चलना चाहिए। तुम्हारा बेटा रेहान भी तुम्हारे इंतजार में, वरना खाना नहीं खाएगा। तन्मय आहूजा यह एक आहूजा कंपनी का सबसे बड़ा मालिक है, साथ ही एक अंडरवर्ल्ड माफिया, लेकिन इसके माफिया होने के बारे में कोई नहीं जानता सिवाय इसकी मां के और दादी की। इन दोनों के अलावा किसी को भी नहीं पता कि तन्मय एक कंपनी का सीईओ होने के साथ साथ अंडरवर्ल्ड माफिया भी है। तन्मय उस आदमी के हाथ से पानी की बोतल लेकर खुद के फेस को धोने लगा। जब उसने पानी को खत्म कर दिया तब वो उस बोतल को जमीन पर फेंककर अपने सामने खड़े आदमी से कहता, आर्यन, जब तुम्हें पता है मुझे ऐसी चीजें बिल्कुल भी नहीं पसंद, तो तू फिर बार बार मेरे पास आकर यह मत कहा करो कि मैं खून ना करूं। तुमने देखा नहीं था कि किस तरह से मेरे बेटे के सामने इन लोगों ने उस औरत के बारे में सवाल किया जिस औरत से मैं बहुत नफरत करता हूँ। इतना नफरत कि अगर वह औरत मेरे सामने आ जाए मैं उसका खून कर दूं। तन्मय की बात सुनकर आर्यन ने गहरी सांस ली। उसे तन्मय के बारे में सब कुछ पता था। वह बचपन से तन्मय के साथ रहा है और तो तन्मय सिर्फ अपनी सारी बात आर्यन को ही बताता है, यहाँ तक कि वह अपनी माँ और दादी तक को भी पूरी बात नहीं बताता जितनी बात को आर्यन को बताता है। आर्यन को तन्मय के बारे में सारी बातें पता है। वह हर सेकंड हर पल तन्मय के साथ रहा है। तन्मय ने अपने कोट को उतारकर वही कुर्सी पर रखा, तभी एक गार्ड नए कोट को लेकर आया और तन्मय को दे दिया। तन्मय वापस से नए अवतार में तैयार हो चुका था जिसे दुनिया जानती है। उसी लुक के साथ तन्मय अब तैयार था। उसे देखकर कोई नहीं कह सकता कि उसने अभी अभी एक खून किया है। तन्मय ने घड़ी में समय को देखा और फिर आर्यन से कहने लगा, अब हमें घर जाना चाहिए। ये कहकर तन्मय वहां से निकल गया। तन्मय को जाते हुए देखकर आर्यन मुंह बनाकर कहता, ये लड़का भी ना पहले कितना अच्छा था, ना जाने उस औरत ने ऐसा क्यों कर दिया कि मेरा जिगरी यार ऐसा बन गया है। भगवान, मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि मेरे जिगरी दोस्त को पहले की तरह बना दो। ये कहकर वो तन्मय के पीछे चले गया। कुछ समय बाद आहूजा मैंशन। जब तन्मय और आर्यन में घर आए तब एक छोटा सा बच्चा दौड़कर उन दोनों के पास आया। उस बच्चे ने अपनी छोटी छोटी आंखों से एक नजर आर्यन को देखा, फिर उसे इग्नोर करके तन्मय के पास आया और उसके पैरों से लिपट कर कहने लगा, डैडी आप आ गए।
ये तन्मय का 5 साल का बेटा रेहान आहूजा, ये दिखने में जितना छोटा उतना ही तेज दिमाग। तन्मय सिर्फ अपने बेटे के सामने ही मुस्कुराता है, उसे अपने घर वालों से भी कोई मतलब नहीं रहता जाता। ऐसा नहीं है कि वह अपने घर वालों से नफरत करता है, पर 5 साल पहले जो उसकी जिंदगी में गुजरा है उसके बाद से वह हंसना भूल गया। एक रेहान ही था जिसके पास तन्मय हंसता था, मुस्कुराता था, लेकिन अब धीरे धीरे उसकी मुस्कुराहट वहां भी गायब होने लगी तब से जब आर्यन ने तन्मय से अपने 5th जन्मदिन पर एक तोहफा मांगा था। तन्मय ने अपने बेटे के गालों पर किस किया और बड़े प्यार से उससे कहता, आपने अभी तक खाना क्यों नहीं खाया? आपसे मैंने कितनी बार कहा है ज्यादा समय तक भूखे नहीं रहने के लिए और ज्यादा देर तक जागने के लिए भी नहीं, तो फिर आप अभी तक खाना क्यों नहीं खाए? तन्मय की बात सुनकर रेहान बच्चों की तरह मुंह बनाकर कहता, डैडी आपतो तो पता है ना, आपता प्याला बेटा तीरफ आपके तात काता है। हाँ, जब आप मुझे म्याली मम्मी दो दे तब मैं उनके तात खां लूदा जल्दी। रेहान की मासूमियत भरी बात सुनकर तन्मय एक नज़र अपने बगल में खड़े आर्यन को देखा जो मुंह दबाकर हंस था। उसे ऐसे हंसते हुए देखकर तन्मय को गुस्सा आने लगा, लेकिन वह अभी अपने बेटे के सामने उसकी हड्डियां नहीं तोड़ सकता था। वह उसे इग्नोर करके अपने बेटे से कहता, ठीक है तो चलिए, अब आपके डैडी आ गए हैं तो अब आप खाना खा लीजिए। तन्मय की बात सुनकर रेहान खुश हो गया, उसके चेहरे पर खुशी देखता है तन्मय उसे घर के अंदर लेकर आया। ऑडियो बाय साकिल जैक्स 07। जब तन्मय घर के अंदर आया तब उसकी नज़र डाइनिंग टेबल के पास खड़ी एक औरत पड़ गई। उस औरत ने प्योर सिल्क साड़ी पहन रखी थी। उसके चेहरे को देखकर कोई नहीं कह सकता था कि वह अभी 50 साल की होगी। जब उस औरत ने तन्मय को देखी तो वह अपने हाथ को साफ करके उसके पास आई और मुस्कुरा कर कहने लगी, आ गए तुम्हें पता है रेहान कब से तुम्हारा ही वेट कर रहा था, अब आ गए हो तो आकर डिनर कर लो, बाकी लोग को मैं बुला के आती। ये कहकर वो औरत वहां से चली गई। तन्मय अपनी माँ की बात सुनकर रेहान के साथ डाइनिंग टेबल के पास आकर बैठ गया। वही आर्यन भी जल्दी से वहां आकर रेहान के बगल में बैठ गया। कुछ ही समय बाद वह डाइनिंग टेबल पूरी तरह से भर चुका था। तन्मय के माँ को और दादी को छोड़कर वहां मौजूद सभी लोगों के चेहरे पर डर बैठा हुआ था। उन सबको हमेशा डाइनिंग टेबल पर तन्मय को देखकर डर लगा रहता। तन्मय चुपचाप अपने बेटे को खाना खिला रहा था। ये देखकर उसकी दादी तुलसी आहूजा तन्मय से कहती, तन्मय अभी जो मैं तुमसे कहने वाली हूँ वह सुनकर शायद तुम्हें अच्छा नहीं लगे, लेकिन तुम्हारे लिए और तुम्हारे बेटे के लिए वह सबसे ज्यादा सही होगा। कल हम तुम्हारे लिए लड़की देखने के लिए जा रहे हैं और इसमें तुम्हारी ना नहीं होनी चाहिए। तुलसी आहूजा की बात सुनकर तन्मय गुस्से में उन्हें देखने लगा। वह अभी अपने बेटे के सामने उन्हें कुछ कह नहीं सकता था, इसलिए वह चुपचाप उनकी बातों को सुना। जब तुलसी आहूजा ने तन्मय को गुस्से में देखा तो वह थोड़ा निडर होकर फिर से कहती, देखो तन्मय, 5 साल पहले हमने जो गलती की है वो गलती हम दोबारा नहीं करेंगे। ये तुम्हारे बेटे के लिए ही सही है। आगे चलकर अगर तुम्हारा बेटा तुमसे पूछेगा तो तुम उसे क्या जवाब दोगे? भले ही तुम्हें एक पत्नी की जरूरत नहीं है, पर तुम्हारे बेटे को एक माँ की जरूरत है। अपने लिए ही ना सही, कम से कम अपने बेटे के लिए सोचो। मैंने एक बहुत अच्छी फैमिली को देखूं हूँ, वो फैमिली छोटी है लेकिन काफी अच्छी है कि उनकी बेटी दिखने में जितनी खूबसूरत है अंदर से भी उतनी ही खूबसूरत है। अपने बेटे के लिए ही एक बार तुम जरूर सोचना उस बारे में। तुलसी आहूजा की बात सुनकर तन्मय ने कुछ नहीं कहा। वह अपने बेटे को खाना खिलाकर उसे अपने साथ लेकर वहां से चले गया। जब सभी लोगों ने उसे बिना कुछ खाए हुए जाते हुए देखा तो तन्मय की मां काजल आहूजा आर्यन से कहती, आर्यन बेटा, अब तुम ही कुछ कर सकते हो, उसे मनाओ। रेहान के लिए एक मां को लाना जरूरी है। इस समय में कोई लड़की उस इंसान से शादी नहीं करेगी जो पहले से एक बच्चे का बाप है। बड़ी मुश्किल से हमें ऐसा रिश्ता मिला है, तो एक बार तुम प्लीज तन्मय से बात करके देखो। काजल आहूजा की बात सुनकर आर्यन ने उन्हें देखा और मुस्कुराते हुए कहा, माँ हम फिक्र मत कीजिए, मैं तन्मय को मना लूंगा और आप लोग कल जाने की तैयारी खोजिए।
आर्यन बचपन से तन्मय के साथ रहा है और उसकी फैमिली के साथ आर्यन का कोई परिवार नहीं है, वो एक अनाथ है, इसलिए वह तन्मय की मां को ही मां कहता है और उसकी पूरी फैमिली भी उसे अच्छे से स्वीकार की हुई। आर्यन अपनी बात करके वहां से उठा और तन्मय के पीछे चले गया। जब तुलसी ने आर्यन को जाते हुए देखा तो वो काजल आहूजा से कहती, बस एक बार तन्मय मान जाए फिर हम रेहान के लिए उसकी माँ को भी घर में ले आएंगे। तन्मय का शादी कराना जरूरी है, नहीं तो तुम्हें पता है वो औरत एक भी मौका नहीं छोड़ेगी रेहान को अपने साथ ले जाने के लिए, लेकिन याद रहे तुम अपने पति से कह दोगी कि वह बीच में कोई बकवास बातें ना करे, उसकी बातों को सुनकर मुझे काफी गुस्सा आता है। तुलसी आहूजा की बात सुनकर काजल आहूजा उनके कंधे पर हाथ रखकर कहती, माँ आप फिक्र मत कीजिए, वैसे भी वह अभी यहाँ पर नहीं है, कुछ दिन बाद आएंगे, जब वह आएंगे तब मैं उन्हें पहले ही अच्छे से समझा दूंगी, अभी बस हमें ये सोचना है कि तन्मय को कैसे मनाए। आर्यन है जो ये कर सकता है, बस तन्मय उसकी बात मान ले। इधर दूसरी तरफ तन्मय रेहान को उसके कमरे में सुलाकर स्टडी रूम चले गया था। उसके अंदर जो अभी गुस्सा भरा हुआ था वह बस किसी तरह उसे शांत करना था। आर्यन को अच्छे से पता था तन्मय अभी कहाँ होगा, इसीलिए वह चुपचाप स्टडी रूम में चले गया। जब वह स्टडी रूम में आया तब उसकी नज़र तन्मय पड़ गई जो गुस्से में बार बार पंचिंग बॉक्स पर मुक्के मारे जा रहा था। ये देखकर आर्यन उसके पास आया और बड़े आराम से कहने लगा, सही है, तुम हमेशा गुस्सा करो और यहाँ अपना गुस्सा निकालो, लेकिन इस बार तुम्हें गुस्सा करने की कोई जरूरत ही नहीं है। माँ और दादी ने जो तुम्हारे लिए सोचा है वह सही है। क्या तुम्हें पता है उस औरत का अगला टारगेट क्या होगा? उस औरत ने अपनी पूरी प्लानिंग कर रखी है, वह रेहान को अपने साथ लेकर चली जाएगी। अगर तुमने रेहान को एक माँ लाकर नहीं दिया तो वह औरत कोर्ट में रेहान की कस्टडी को लेने जरूर जाएगी और कोर्ट भी यही कहेगा कि बच्चे को उसके बाप से ज्यादा उसकी मां संभाल सकती हैं, तब तुम्हारे पास कोई रास्ता नहीं बचेगा। मेरी बात मानो और यह शादी करने के लिए हाँ कह दो। मैं तुमसे यह नहीं कह रहा हूँ कि तुम उस लड़की से लगाव रखना, उसे अपनी पत्नी का दर्जा देना, बस रेहान के लिए उस लड़की से शादी कर लो ताकि वह लड़की रेहान की मां बनकर इस घर में आए और फिर तुमसे तुम्हारा बेटा का कस्टडी कोई नहीं छीन सकेगा। आर्यन की बात सुनकर तन्मय का गुस्सा धीरे धीरे शांत हो गया। वह ये बात पहले से जानता था कि उसकी एक्स वाइफ रेहान का कस्टडी लेने के लिए किसी भी हद तक चली जाएगी। आर्यन की बात कहीं ना कहीं उसे सही लगी। उसने टॉवल से अपने हाथ को साफ किया और आर्यन की तरफ देखकर कहने लगा, ठीक है, मैं शादी करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त है, उस लड़की को तुम पहले ही क्लियर कर दोगे कि उसे मेरी पत्नी का दर्जा नहीं मिलेगा, वह सिर्फ इस घर में मेरे बेटे की मां बनकर आएगी, उससे ज्यादा उस लड़की से मुझे कोई लेना देना नहीं रहेगा। तन्मय की बात सुनकर आर्यन ने चैन की सांस ले। उसे यह जानकर खुशी हुई कि फाइनली तन्मय ने शादी करने के लिए हाँ कर दिया। वो मुस्कुराकर तन्मय से कहता, तुम इस बात की चिंता मत करो, वह जो भी लड़की होगी जिससे तुम्हारी शादी होगी, मैं शादी होने के बाद उसे यह बात पहले ही क्लियर कर दूंगा, या फिर मैं शादी से पहले ही उसे यह बात क्लियर कर दूंगा ताकि आगे चलकर उसे कोई आस ना रहे। चलो अच्छी बात है, कल हम लड़की देखने के लिए चलेंगे, फिलहाल के लिए तुम आराम कर लो, वैसे भी तुम अभी 3 दिन से ठीक से सो नहीं रहे हो, आज घर आए हो तो अच्छे से सो जाओ। आर्यन की बात सुनकर तन्मय ने कुछ नहीं कहा, वह बस एक नज़र आर्यन को देखा और फिर स्टडी रूम से बाहर निकलकर अपने कमरे की ओर चले गया। ऑडियो बाय साकिल JX07। अगले दिन सुबह के 9 बजे एक छोटे से शहर में मिडिल क्लास फैमिली जिसके घर के सामने छोटे से बोर्ड पर लिखा था कश्यप परिवार। एक आदमी जो कुर्सी पर बैठकर पेपर पढ़ रहा था, उस आदमी ने एक आवाज दी, पूर्वी कितना समय लगेगा, मेहमान आते ही होंगे, तुम भूमि से कहो जल्दी से तैयार हो जाए और अपनी माँ से भी कहो कि जल्दी से तैयार हो जाए। उस आदमी की बात सुनकर एक लड़की ने किचन से आवाज दी,
पापा, भूमि तैयार है, वह अपने कमरे में बैठी हुई है और वहाँ अभी स्नान कर रही है। चाचा चाची भी बस आ ही रहे हैं, वो दोनों अपने कमरे में हैं। मैं बस नाश्ते की तैयारी कर रही हूँ जो कि बस खत्म होने वाला है। पूर्वी कश्यप, ये दिनेश कश्यप, जूही कश्यप की इकलौती बेटी वही भूमि कश्यप, दिनेश कश्यप के बड़े भाई सुनील कश्यप की बड़ी बेटी और सुनील कश्यप की पत्नी लता कश्यप। भूमि कश्यप का एक छोटा भाई भी है जो उससे सिर्फ 1.5 साल छोटा है, राघव कश्यप। ये है कश्यप परिवार। पूर्वी और भूमि दोनों चचेरी बहन है, बस फर्क इतना है कि पूर्वी भूमि से 3 दिन बड़ी है, लेकिन इससे भी भूमि को कोई फर्क नहीं पड़ता। दिनेश कश्यप अभी पेपर है पढ़ रहे थे कि तभी डोरबेल की आवाज आई। जब उन्होंने डोरबेल की आवाज सुनी तो वह खुद उठकर दरवाजे को खोलने चले। उन्होंने जैसे ही दरवाजे को खोला, उनकी नजर सामने खड़े आहूजा फैमिली पर गई। वो मुस्कुराकर उन सभी को घर के अंदर आने को कहते। दिनेश कश्यप को देखकर उन सभी के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई और वह सभी घर के अंदर चले आए। हालांकि अभी वहां पर आर्यन और तन्मय नहीं था। दिनेश उन सभी को सोफे पर बैठने को कहता तो वह सब बड़े आराम से सोफे पर बैठ गए। अब तक वहां पर पूर्वी की माँ और भूमि के मॉम डैड भी आ चुके थे। उन सभी ने हाथ जोड़कर नमस्ते किया और फिर एक सोफे पर जाकर बैठ गए। पूर्वी किचन में थी और वह देख चुकी थी कि सभी लोग आ चुके हैं, लेकिन उसके चेहरे पर एक परेशानी नजर आ रही थी, जैसे वह किसी चीज को लेकर काफी परेशान हो। जब जूही कश्यप किचन में आए तब उनकी नजर पूर्वी पर गई। पूर्वी को परेशान देखकर जूही कश्यप कहती, क्या बात है पूर्वी, सब कुछ तैयार है? अपनी मां को वहां देखकर पूर्वी उनके पास आई और अपनी परेशानी बताते हुए कहने लगी, मां, पापा ने जो आज सुबह दूध लेकर आए थे वह दूध अचानक फट गया, अब हम उन सभी के लिए चाय कैसे बनाएं? पूर्वी की बात सुनकर जूही कश्यप भी परेशान हो गई। उन्हें अब थोड़ी घबराहट होने लगी, ना जाने आगे क्या होगा। लेकिन तभी उनके दिमाग में कुछ आया और उन्होंने अपने जेब से कुछ पैसे निकालकर पूर्वी के हाथों में देते हुए कहने लगी, कोई बात नहीं, एक काम करो, तुम जल्दी से बाहर जाओ और एक दूध की पैकेट को लेकर आओ। हमारे पास ज्यादा समय नहीं है तो तुम इस खिड़की से ही बाहर चले जाओ। अगर तुम दरवाजे की तरफ से जाओगी तो फालतू में पापा तुमसे सवाल करेंगे, इसलिए तुम खिड़की से ही चले जाओ। अपनी माँ की बात सुन के पूर्वी को सही लगा, वह जल्दी से पैसे को लेकर खिड़की से बाहर निकल गई। जब वो खिड़की से बाहर निकली तब उसकी नज़र रोड पर खड़े एक बड़ी सी कार पर गई। वहां पर एक नहीं कई सारी कार लगी हुई थी। वो ये देखकर समझ चुकी थी वह कार उन्हीं लोगों की है जो लोग भूमि का रिश्ता लेकर आए हैं। वह आगे बढ़कर सड़क की तरफ जा ही रही थी कि तभी तन्मय का बेटा उसके पास आया और उसके पैरों से लिपट गया। अचानक किसी को अपने पैरों से लिपटे हुए देखकर पूर्वी एक पल के लिए घबरा गई, लेकिन जैसे ही उसकी नज़र रेहान के चेहरे पर गई तो उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। वह नीचे झुककर रेहान को देखते हुए कहती, अरे आप तो वही हो ना जिन्होंने एक स्कूल के सामने मुझे चॉकलेट दी थी, आप यहाँ कैसे? पूर्वी की बात सुनकर रेहान खुश होकर कहता, क्या आप है मैली न्यू मम्मा बनने वाली है? आप तो पता है डैडी यहाँ मुंडे न्यू मम्मा देने के लिए आए हैं। और दे तो वो न्यू मम्मा तो आप ही हो, मैं बहुत कूट हूँ। रेहान की टूटी फूटी बातें सुनकर पूर्वी मुस्कुराकर उससे कहती, नहीं बेटा, मैं आपकी न्यू मम्मा नहीं हूँ, आपकी जो न्यू मम्मा है वह भी कमरे में है और तैयार हो रही है। आपके डैडी जिनसे शादी करने वाले हैं वह मैं नहीं, कोई और है, आपको गलतफहमी हुई है। रेहान की बातों को सुनकर पूर्वी समझ चुकी थी कि यह किसका बच्चा है। पूर्वी की बातों को सुनकर रेहान थोड़ा गुस्से में कहता, नहीं नहीं आलियान चाचू ने कहा था मैली न्यू मम्मा बिल्कुल पली जैसी है, और आप बिल्कुल पली जैसी हो तो आप ही हुई ना मैली न्यू मम्मा। रेहान की बात सुनकर पूर्वी समझ चुकी थी कि वह इसे समझा नहीं सकती है, इसीलिए वह बस मुस्कुरा कर कहने लगी, हाँ बेटा, आपके चाचू ने सही कहा, मैं ही आपकी मम्मा। ओके, अभी आप घर के अंदर जाओ, मैं कुछ सामान लेने के लिए बाहर जा रही हूँ। ये कहकर पूर्वी बिना रेहान की बात सुने वहां से चली गई।
पूर्वी को जाते हुए देखकर रेहान के चेहरे पर खुशी छलक आई। वह कूदते हुए आर्यन के पास आया और कहने लगा, तातू मुझे न्यू मम्मा बहुत अच्छी लगी, म्याली मम्मा वही बने दी। रेहान की बात सुनकर आर्यन कंफ्यूज हो गया, लेकिन वह ये देखकर खुश हुआ कि रेहान को वह लड़की पसंद आई जिस लड़की के लिए वह लोग यहाँ आए थे। वह रेहान को अपनी गोद में लेते हुए कहता, अरे वाह, ये तो और भी अच्छी बात है, आपको मामा पसंद आए, तब तो आपके डैडी और आपके मामा की शादी भी जल्दी हो जाएगी, फिर आपकी मम्मा आपके पास हमेशा के लिए आ जाएगी। आर्यन की बात सुनकर रेहान खुशी से उसके गले लग गया। ये देखकर आर्यन के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। इधर पूर्वी रेहान से बात करने के बाद दूध लाने के लिए चली गई थी। वह खुद से बड़बड़ाती हुए ही जा रही थी। उसका नजर अभी तक तन्मय पर नहीं गया था, जो अपनी कार के थोड़ी दूरी पर फोन पर बात कर रहा था। पूर्वी का ध्यान अभी रेहान की बातों पर था, जिस वजह से उसने ये तक महसूस नहीं किया कि वह तन्मय के बगल से गुजर रही है। तन्मय के बगल से गुजरने की वजह से उसका हाथ तन्मय से छूकर निकल गया। दोनों ने एक साथ छूहन को जैसे ही महसूस किया कि अचानक से दोनों को एक अजीब सा एहसास हुआ। इससे पहले कि तन्मय पूर्वी को देख पाता, तभी उसे आर्यन ने अपने पास बुला लिया और वह फोन को कट करके सीधे आर्यन के पास चले गया। वहीं पूर्वी, जो कुछ देर तक वह स्थिर थी, जब वह पीछे मुड़ के देखी तो उसे वहां कोई भी नहीं दिखा। ये देखकर वह खुद से ही कहने लगी, यह क्या बात हुई, मुझे ऐसा क्यों लगा कि जैसे किसी ने मुझे छुआ। ओ गॉड, मैं भी ना पता नहीं किस दुनिया में रहती हूँ। मुझे जल्दी से दूध लेकर आना होगा, वरना माँ मुझे सूली पर लटका देगी। यह कहकर पूर्वी तेज कदम से चलने लगी। ऑडियो बाय साकिल JX07। सभी लोग कश्यप फैमिली के सामने बैठे हुए थे। अब तक पूर्वी भी दूध लेकर आ चुकी थी और किचन में उसी रास्ते से वापस चली गई। भूमि के पापा सुनील कश्यप पूर्व से कहते हैं, जो कि अभी किचन में थी, पूर्वी जाओ देखो भूमि तैयार हो गई है तो उसे लेकर आओ। जब पूर्वी ने अपने बड़े पापा की आवाज सुनी तो वह जल्दी से भूमि के कमरे में चली गई। जब वह भूमि के कमरे में आई तो उसकी नज़र डाइनिंग टेबल के पास बैठी हुई भूमि पर गई, जो कि पहले से तैयार थी। वह भूमि के पास आए और कहने लगी, भूमि अगर तुम तैयार हो तो चलो नीचे, बड़े पापा और बाकी फैमिली तुम्हें नीचे बुला रहे हैं। पूर्वी की बात सुनकर भूमि उससे कहने लगी, हाँ हाँ ठीक है, मैं चल रही हूँ, लेकिन पहले तुम मुझे बताओ कि मैं कैसी लग रही हूँ। भूमि की बात सुनकर पूर्वी कहती, तुम बहुत अच्छी लग रहे हो और तुम विश्वास करो, ये लोग तुम्हें मना नहीं कर पाएंगे। पूर्वी की बात सुनकर भूमि घमंड में कहती, हूँ कैसे मना करेंगे, आखिर में हूँ ही इतनी खूबसूरत और एक मॉडल। लेकिन एक बात का याद रखना, तो नीचे किसी को भी पता नहीं चलना चाहिए कि मैं एक मॉडल हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहती मेरे पापा मम्मी को इस बारे में पता चले। भूमि की बात सुनकर पूर्वी मुस्कुराकर कहती, अच्छा ठीक है, नहीं बताऊंगी, लेकिन पहले चलो, तो वह लोग काफी समय से तुम्हारा ही इंतजार कर रहे हैं, अगर जरा भी देरी हुई तो इसमें वह लोग गुस्सा भी होंगे। ये कहकर पूर्वी भूमि को अपने साथ नीचे लेकर जाने लगी। सारे आहूजा फैमिली भूमिका है इंतजार कर रहे थे कि तभी तन्मय के गोद में बैठा रेहान खुश होकर कहता, मैली मम्मा आ गई। रेहान की आवाज सुनकर सबकी नजर भूमि और पूर्वी पर चली गई। हालांकि रेहान ने पूर्वी को देखकर मम्मा कहा था, लेकिन उन सभी परिवारों को लगा कि रेहान ने भूमि को देखकर मम्मा कहा, और ये देखकर सभी लोग काफी खुश हो गए। आर्यन, जो तन्मय में के बगल में ही बैठा हुआ था, जब उसने भूमि को देखा तो वो कंफ्यूज होने लगा, क्योंकि उसे लग रहा था उसने कहीं ना कहीं भूमि को तो जरूर देखा है, लेकिन उसने अभी दिमाग लगाना सही नहीं समझा। वह इस बात से ज्यादा खुश था कि रेहान को लड़की पसंद आए और वह खुशी खुशी उसे मम्मा भी कह रहा है। तन्मय ये देखकर हैरान था कि उसका बेटा एक ही दिन में देखी हुई लड़की को मम्मा कैसे कह रहा है, क्योंकि जहां तक उसे अपने बेटे के बारे में पता है, उसका बेटा जल्दी किसी औरत के पास नहीं जाता, बिल्कुल उसी की तरह। लेकिन कहीं ना कहीं उसे इस बात की तसल्ली थी कि चलो उसका बेटा को ये लड़की पसंद आए, और वह यही चाहता।
भूमि एक सोफे पर आकर बैठ गई। तुलसी आहूजा भूमि को देखकर बड़े प्यार से कहती, बहुत प्यारी बच्ची हो, मुझे ये जानकर बहुत अच्छा लगा कि तुम हमारे बारे में सब कुछ जानने के बाद भी इस रिश्ते के लिए तैयार हो। हमें अब ज्यादा कुछ नहीं जानना था, हम ये जानकर काफी खुश हैं कि तुम और तुम्हारा फैमिली बहुत अच्छा है। सुनील कश्यप तुलसी आहूजा की बात सुनकर खुश होकर कहते हैं, मिसेस आहूजा, हमने तो आपसे पहले ही कहा था, हमें इस रिश्ते से कोई भी दिक्कत नहीं है। सुनील कश्यप की बात सुनकर तुलसी आहूजा मुस्कुराकर कहती, ये तो और भी अच्छी बात है, तब हम जल्दी से इन दोनों की शादी ही करवा देते हैं। अगर आप लोग को इसमें दिक्कत ना हो तो क्या हम इन दोनों की शादी परसों ही करवा दें? कल पूरी तैयारी के लिए एक समय रखे हैं जिसमें हम अच्छे से शॉपिंग कर लेंगे और परसों शादी। आप लोगों को फिक्र करने की, चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पूरी तैयारी हम अपनी तरफ से करेंगे। आप लोगों को बस वहां आना है लड़की को लेकर, और कुछ नहीं। लता कश्यप ये सुनकर हैरान हो गई, हालांकि उसकी आंखें चमक उठी ये देखकर कि उन सभी को कुछ भी नहीं करना होगा। उसने जल्दी से तुलसी आहूजा से कहा, नेकी और पूछ हमें कोई दिक्कत नहीं है, 2 दिन बाद ही शादी कंफर्म कर देते हैं। वैसे भी तो अभी शादी का समय चल रहा है, अभी सारी मुहूर्त सही ही होती है। लता कश्यप की बात सुनकर तुलसी आहूजा और काजल आहूजा के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गए। हालांकि तन्मय को इस सब से कोई मतलब नहीं था, वह तो बस अपने बेटे के लिए आया था, उसका बस चलता है तो वहां आता भी नहीं। लेकिन उसकी नज़र बार बार बीच बीच में पूर्वी पर जा रही थी, क्योंकि पूर्वी वही दुपट्टा पहन रखी थी जो दुपट्टा तन्मय ने बाहर देखा था। भले ही वो उस लड़की का चेहरा नहीं देख पाया, लेकिन लहराते दुपट्टे का कलर जरूर देखा था, इसलिए उसकी नज़र बार बार पूर्वी पर जा रही थी। और यह बात पूर्वी भी अच्छे से नोटिस कर रही थी, जिस वजह से वह बड़ा अनकंफर्टेबल फील करने लगी। तुलसी आहूजा अब उन सब से अलविदा लेकर वहां से जाने लगी, क्योंकि उन्हें घर जाकर अब जल्दी से शादी की तैयारी भी करनी थी। वह नहीं चाहती थी कि उसका बेटा का मूड फिर से चेंज हो जाए। जब दिनेश कश्यप ने उन सब को जाते हुए देखा तो उन्होंने पूर्वी और भूमि से कहा, तुम दोनों भी जाओ उन्हें बाहर तक छोड़ने के लिए। दिनेश कश्यप की बात सुनकर वह दोनों भी उन सब को अलविदा करने के लिए बाहर चली गई। वह लोग बाहर जा ही रहे थे कि तभी रेहान भागते हुए पूर्वी के पास आया और उसके पैरों से लिपट गया। रेहान को अपने गले लगे हुए देखकर पूर्वी जल्दी से उसे अपनी गोद में ले ले। वह जानती थी अगर वह यहाँ रही तो रेहान सभी के सामने उसको मम्मा कह देगा, इसलिए वह जल्दी से रेहान को अपने साथ लेकर दूसरी तरफ चली गई। ये देखकर भूमि कुछ नहीं बोली, उसके मन में तो अभी कुछ और ही चल रहा था। वह बस इंतजार कर रही थी कि यह लोग कब यहाँ से जाए। जब तन्मय देखा कि उसका बेटा उसके पास नहीं है तो उसके चेहरे पर सिलवटें बन गई। वह अपनी नज़र चारों तरफ घुमाकर रेहान को ढूंढने लगा, तभी उसकी नज़र भूमि और पूर्वी पड़ गई जिसके पास रेहान था। रेहान को पूर्वी की गोद में देखकर तन्मय की आंखें छोटी हो गई। वह बिना समय गंवाए उन दोनों के पास आया और पूर्वी की गोद से रेहान को लेकर कहने लगा, मेरे बेटे से दूर रहो, मुझे नहीं पसंद कोई अनजान मेरे बेटे को ले। मेरे बेटे को लेने का हक सिर्फ उसकी माँ को है, जो कि यह लड़की है। ये कहकर वह भूमि की तरफ इशारा किया और फिर वहां से रेहान को लेकर चले गया। तन्मय की बात सुनकर पूर्वी भी हैरानी से उसे देखती रह गई। उसे जरा भी उम्मीद नहीं थी कि तन्मय का व्यवहार ऐसा होगा। वह उन दोनों को देखते हुए मन ही मन कहती, कितना अंतर है दोनों में, बेटा इतना अच्छा और बाप उतना ही खराब। खैर मुझे क्या, ये कहकर पूर्वी घर के अंदर चली गई। ऑडियो बाय साकिल JX07। कुछ समय बाद भूमि का कमरा। भूमि गुस्से में अपने कमरे में इधर उधर घूम रही थी, तभी उसके कमरे में लता कश्यप आई। लता कश्यप ने जब अपनी बेटी को गुस्से में देखा तो वह उसके पास आए और कहने लगी, क्या हुआ तुम्हें, तुम इतना गुस्से में क्यों हो?
लता कश्यप की आवाज सुनकर भूमि गुस्से में कहने लगी, माँ मैं यह शादी नहीं करूंगी, मैं उस इंसान से शादी नहीं करूंगी जो पहले से एक बच्चे का बाप है। अगर मुझे पता होता पहले से कि उसका एक बेटा भी है तो मैं उसी समय इस शादी के लिए मना कर देती। मैं एक मॉडल लड़की हूँ और मैं एक बेटे के बाप से शादी नहीं करूंगी। भूमि की बात सुन के लता कश्यप गुस्से में उसे घूरने लगी। वो भूमि का हाथ पकड़कर बालकनी में लेकर आए और गुस्से में कहने लगी, ये तू क्या बकवास बातें कर रही हैं? तुझे पता भी है वो लड़का कितना अमीर है और तुम्हें किसने कहा है कि वह एक बेटे का बाप है? तुमने उसकी पर्सनैलिटी को नहीं देखा, वह अभी भी लगता है बिल्कुल जवान और तुम कह रही हो कि वह एक बच्चे का बाप दिख रहा है। मेरी बात मानो, ये शादी के लिए इनकार मत करना, नहीं तो आगे जाकर तुम ही पछताओगी। अपनी माँ की बात सुनकर भूमि अपने गुस्से को शांत करके कहती, देखो माँ, मुझे ये शादी नहीं करनी है। आपको पहले पता है मेरा एक बॉयफ्रेंड है और मेरे कुछ सपने हैं जो मुझे पूरे करने हैं। मैं यह शादी करने के बाद एक बच्चे की माँ नहीं बन सकती हूँ। आपको पता है जब मैं उस बच्ची की माँ बन जाऊंगी तो फिर मुझे कोई भी काम नहीं मिलेगा। भूमि की बात सुनकर लता कश्यप उसे समझाते हुए कहती, अरे पागल लड़की, तुम्हें क्या मैं बुद्धू नजर आ रही हूँ? मुझे नहीं पता तुम हमारे पीठ पीछे क्या गुल खिला रही हो। तुम हमारे पीठ पीछे मॉडल बन रही हो और तुम्हें क्या लगा मुझे पता नहीं चलेगा? मुझे तुम्हारे बारे में सब कुछ पता है। मैं तो तुम्हें यही कहूंगी कि तुम इस शादी के लिए हाँ करो। तुम्हें पता है तन्मय आहूजा कितना अमीर आदमी है। अगर तुम उसकी पत्नी बन जाओगी तो तुम महारानी बनकर उसके पास रहोगी और रही बात उसके बेटे की, तो शादी के बाद तुम तन्मय की बीवी बन जाओगी। फिर जो करना है उसके बेटे के साथ करना। तुम चाहो तो उसको अपने पास रखना या उससे अनाथ आश्रम में छोड़ देना, या फिर तन्मय आहूजा की पहली पत्नी उसके बेटे का कस्टडी में तो लेने के लिए बहुत पीछे पड़ी हुई है, तुम उसे ही दे देना तन्मय के बेटे को। फिर तुम उसकी पत्नी बनकर महारानी की तरह राज करना उस घर में। फिर तुम अपना सारा सपना पूरा कर पाओगी। तुम अभी मॉडल बन रही हो, जब तुम तन्मय की पत्नी बन जाओगी फिर तो तुम हीरोइन भी बन जाओगी। जब भूमि ने अपनी माँ की बात सुनी तो कहीं ना कहीं उसे यह सही लगा, ये तो सच है। अगर वह तन्मय आहूजा की पत्नी बन जाएगी तो फिर वह राज करेगी। अभी जो वह मॉडल बनने के पीछे पड़ी हुई है, तन्मय की पत्नी बनने के बाद तो कुछ भी कर सकती है। उसकी माँ ने सही कहा, तन्मय की एक्स वाइफ उसके बेटे की कस्टडी लेने के लिए पीछे पड़ी हुई है। उसके पास अच्छा मौका है। ये सोचकर वह मुस्कुराकर अपनी माँ से कहती, हाँ शायद तुम सही कह रही हो, मुझे ये शादी कर लेनी चाहिए। वैसे भी मैं जिस इंसान से प्यार करती हूँ वह कोई काम का नहीं है, वह तो बस मुझे मॉडल बनने के लिए मदद कर रहा है, इसलिए मैं उसके साथ हूँ, वरना तो मैं उसे भी उठाकर फेंक देती। ठीक है, मैं यह शादी करने के लिए तैयार हूँ, मुझे इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। शादी के बाद तो मैं राज करूंगी और उसकी एक्स वाइफ जो भी नाम है उसका, उसे उसका बेटा भी दे दूंगी। भूमि की बात सुनकर लता कश्यप मुस्कुराकर उसके करीब आए और उसके माथे पर किस करके कहने लगी, बहुत अच्छी बात है जो तुम मेरी बातों को समझी। मुझे अच्छा लगा ये जानकर कि तुम मेरी बातों को समझकर ही फैसला ली, वरना तुम बहुत पछताती। अपनी माँ की बात सुनकर भूमि मुस्कुराकर कहती, आपका बहुत बहुत शुक्रिया माँ, जो आपने मेरी आंखें खोल दी। चलो परसों मेरी शादी है, मैं अपनी सारी दोस्त को इन्फॉर्म कर देती हूँ। भूमि की बात सुनकर लता कश्यप ने सर को हिलाया और फिर उसके कमरे से बाहर निकल गई। इधर पूर्वी का कमरा। पूर्वी जब अपने कमरे में आई तब उसकी नजर अपने फोन पर गई जो बेड पर रखा हुआ था और वो काफी समय से रिंग हो रहा था। ये देखकर पूर्वी जल्दी से अपने फोन को ली। फोन पर पृथ्वी नाम फ्लैश हो रहा था। ये देख के पूर्वी के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। वह जल्दी से उस कॉल को रिसीव की। फोन की दूसरी तरफ से पृथ्वी परेशानी की आवाज में कहता, पूर्वी तुम कहाँ हो? मैं कितने समय से तुम्हें फोन करने की कोशिश कर रहा हूँ और तुम हो कि मेरा फोन उठा ही नहीं रही। तुम्हें पता है मैं कितना परेशान हो गया था।
पृथ्वी की परेशानी भरी आवाज सुनकर पूर्वी मुस्कुराकर कहती, अरे तुम इतना परेशान क्यों हो रहे हो, मैं तुम्हें पहले ही बोली थी ना, आज भूमि को देखने के लिए लड़के वाले आ रहे हैं, तो मैं उसी में बिजी थी, तुम मुझे इतना कॉल क्यों कर रहे थे, क्या कोई बात है। पूर्वी की बात सुनकर पृथ्वी मुस्कुराकर कहता, अरे नहीं, मैं तो बस यही जानना चाहता था कि जो लड़के वाले आए उन्होंने हाँ कहा या नहीं, क्योंकि तुम्हें पता है भूमि की शादी होने के बाद ही हम दोनों की शादी करेंगे और मैं उस दिन का काफी समय से इंतजार कर रहा हूँ। पृथ्वी की बात सुनकर पूर्वी मुस्कुराकर कहती, हाँ मुझे याद है उस दिन का तुम्हें कितना इंतजार है, और तुम फिक्र मत करो, जैसे ही भूमि की शादी हो जाएगी मैं भी पापा मम्मी से हम दोनों के बारे में बात कर लूंगी, तुम्हें पता है ना मैं तुमसे कितना प्यार करती हूँ और तुम भी मुझसे कितना प्यार करते हो, और भूमि के लिए जो लड़का देखने के लिए आया था उसने हाँ कर दी, परसों ही भूमि की शादी है और फिर उसके बाद मैं मम्मी पापा से हमारे बारे में भी बता दूंगी। पूर्वी की बात सुनकर पृथ्वी के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई, लेकिन वो मुस्कुराहट थोड़ी अजीब थी, उस मुस्कुराहट को देखकर नहीं लग रहा था कि वो खुशी वाली मुस्कुराहट है। वो पूर्वी से कहता, ये तो बहुत अच्छी बात है, यानी कि परसों भूमि की शादी और उसके बाद हम दोनों की शादी, में तो इस दिन का काफी समय से इंतजार करा था, चलो अच्छी बात है, परसों भूमि की शादी है तो तुम्हें और भी ज्यादा काम करना होगा, मैं तुम्हें ये 2 दिन तक परेशान नहीं करूंगा, तुम अच्छे से शादी की तैयारी करो, ये कहकर पृथ्वी ने फोन को कट कर दिया। फोन कट करते ही पृथ्वी अपना फोन को सोफे पर फेंका सा और बेड पर आ गया। बेड पर वह अकेले नहीं था, उसके साथ एक लड़की भी थी, वह उस लड़की को देखकर मुस्कुराया। वो लड़की पृथ्वी को मुस्कुराते हुए देखकर कंफ्यूज में कहती, क्या बात है पूर्वी ने ऐसा क्या कहा जिसे तुम सुनकर इतना खुश हो रहे हो।